हेलो एवरीवन। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि हमने डबल एंट्री सिस्टम को समझने के बाद अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन की थी और वहाँ हमने 3 अकाउंट्स के नेम पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन आज सिर्फ नेम्स याद नहीं करने हैं, आज हम इन तीनों अकाउंट्स को इतना क्लियरली समझेंगे कि जब आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट है, इसका क्या रूल है और सबसे इम्पॉर्टेंट डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे। और ऑनेस्टली अकाउंट में असली मज़ा यही से शुरू होता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट को अगर आप सिर्फ रूल्स की तरह याद करेंगे तो कुछ दिन बाद फिर कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर आपने ट्रांजैक्शन को समझना सीख लिया तो डेबिट और क्रेडिट अपने आप समझ आने लगेगा। तो नोटबुक खोलिए, पेन उठाइए और आज की क्लास को बिल्कुल क्लासरूम की तरह करते हैं। अकाउंट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। अ पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम देखकर ही थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। इन सिंपल वर्ड्स, पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हैं। राम्स अकाउंट, अलीज अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सभी पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, पर्सनल अकाउंट सिर्फ किसी एक इंसान का अकाउंट नहीं होता है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसे अकाउंट्स भी आते हैं जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी वजह से पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इन तीनों को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझते हैं। फर्स्ट आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड अकाउंट्स यानी रियल इंसानों के अकाउंट्स को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जैसे राम्स अकाउंट, अलीज अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। अगर मैं कहूँ राम ने बिजनेस से 5,000 रुपये लिए तो राम का अकाउंट एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि राम एक ह्यूमन बींग है। बस इतना याद रखिए, नेचुरल पर्सन इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। अब आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय लॉ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस इंसान नहीं होते, लेकिन लॉ उन्हें एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अकाउंट को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट, कॉलेज अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब सोचिए, बैंक कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में बैंक का अपना अकाउंट मेंटेन किया जाता है। इसी तरह किसी कंपनी का भी अपना अकाउंट होता है। इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अब तीसरा और थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। An account that represent a person or group of person is called a representative personal account. इसमें कोई अकाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। मान लीजिए एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 रुपये अभी बिजनेस ने पे नहीं की। अब ये 20,000 रुपये बिजनेस को एम्प्लॉयज़ को देना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इनडायरेक्टली उन एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। अब इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका है, अगर कोई अकाउंट किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। राम रिसीव 5,000 रुपीज फ्रॉम द बिजनेस। राम इज द रिसीवर। मान लो आपके बिजनेस ने राम को 5,000 रुपये दिए। अब सोचो, 5,000 किसने रिसीव किए? राम ने। तो राम क्या है? रिसीवर। और रूल क्या कहता है?
डेबिट द रिसीवर, इसलिए राम का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब उल्टा सिचुएशन सोचो, अगर राम ने बिजनेस को 5,000 रुपये दिए, अब राम क्या है, गिवर, देने वाला, एंड रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए राम के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस पर्सनल अकाउंट का पूरा रूल इसी एक लाइन में है, रिसीवर डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो मैं आपको 2,000 रुपये देती हूँ, आप क्या हैं, रिसीवर है, तो आपका अकाउंट क्या होगा, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट द रिसीवर, तो आपका अकाउंट होगा डेबिट। अब आप मुझे 2,000 रुपये देते हैं, तो मैं क्या हूं, रिसीवर, तो मेरा अकाउंट क्या होगा, डेबिट। देखा, रूल याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिचुएशन को समझना। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस। सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं उनके अकाउंट रियल अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब रियल अकाउंट्स के भी दो टाइप होते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के भी दो टाइप होते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट, assets that have a physical existence are called tangible real accounts. tangible का मतलब है जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। इन एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए ये टैंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। इनटैंजिबल रियल अकाउंट, assets that cannot be physically touched or seen are called intangible real accounts. अब इंटैंजिबल का मतलब है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब मान लो किसी फेमस कंपनी की गुडविल बहुत स्ट्रांग है, गुडविल को आप हाथ में पकड़कर नहीं देख सकते, लेकिन उसकी वैल्यू बिजनेस के लिए होती है, इसलिए गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको हमेशा एसेट की मूवमेंट से कनेक्ट करना है। मान लो बिजनेस ने कैश देकर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बिजनेस में आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब कैश बिजनेस से बाहर गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। अब देखिए कितना सिंपल है, फर्नीचर आया डेबिट हुआ, कैश गया तो क्रेडिट। अब आता है हमारा थर्ड टाइप, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड होते हैं। मतलब बिजनेस ने जितने एक्सपेंसेस किए हैं, जितने लॉसेस हुई या जितनी इनकम और गेन्स हुए, उनके अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड इंश्योरेंस अकाउंट। एग्जाम्पल ऑफ हमारे इनकम और गेन्स के हैं, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट। एग्जाम्पल ऑफ लॉस, लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट, ये सब होते हैं। अब इसका गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। बिजनेस ने एम्प्लॉयज को सैलरी दी 10,000। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। अब बिजनेस को 2,000 रुपये कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है, रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब तीनों रूल्स एक साथ देखिए। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब अगर आपको ये तीन रूल समझ आ गए तो अकाउंटिंग एंट्रीज का एक बड़ा हिस्सा आसान हो जाएगा।
अब मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ। जब भी ट्रांजैक्शन आए तुरंत डेबिट और क्रेडिट मत लगाइए। पहले 3 क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन 1, कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हैं, उसका टाइप क्या है, उस टाइप का रूल क्या कहता है, और फिर डेबिट और क्रेडिट डिसाइड कीजिए। यही तरीका आपको कंफ्यूजन से बचाएगा। अब देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट, कंप्लीट रिकॉर्ड। It records both aspects of every transaction, so it provide a complete record of business transaction. हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए बिजनेस को ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। Helps to ascertain profit or loss. It helps in preparing the trading and profit and loss account through which the business can determine its profit or loss. डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और इससे हम पता लगा सकते हैं बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस। यानी ओनर सिर्फ अंदाजा नहीं लगाता कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं, नंबर से उसे एक्चुअल पिक्चर दिखाते हैं। शोज फाइनेंशियल पोजीशन। The balance sheet prepared under this system shows the financial position of the business. बैलेंस शीट की हेल्प से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ओनर की कैपिटल कितना है, ये सब पता चल जाता है। Helps to detect errors. Trial balance can be prepared because of the double entry system. It helps in detecting many accounting errors. डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जा सकता है। इससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने में मदद मिलती है। लेकिन याद रखें, ट्रायल बैलेंस एग्री होने पर हर टाइप की एरर को डिटेक्ट नहीं करता। इस पॉइंट को एग्जाम में भी याद रखना। यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। जब बिजनेस ओनर के पास प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है तो वो बेटर डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जांपल, क्या नया ब्रांच खोलना चाहिए, क्या खर्च कम करना चाहिए, क्या नया इक्विपमेंट खरीदना चाहिए, क्या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। अकाउंटिंग डेटा इन डिसीजंस में सपोर्ट करता है। अब हर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फर्स्ट, डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स। Initially, understanding debit and credit rules can be difficult for a person who has no accounting knowledge. शुरुआत में डेबिट, क्रेडिट और अकाउंटिंग रूल्स कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। Second, time consuming. Every transaction has to be analyzed and recorded under appropriate accounts, which can take considerable टाइम। हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके प्रॉपर अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए छोटे बिजनेस के लिए भी डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने में टाइम लग सकता है। थर्ड, एक्सपेंसिव। ए लार्ज बिजनेस में नीड ट्रेन्ड अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटिंग स्टाफ विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। जो हमारे लार्ज बिजनेस होते हैं उनको ट्रेन्ड अकाउंटेंट और ट्रेनिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ सकती है, इससे अकाउंटिंग मेंटेन करने की कॉस्ट बढ़ सकती है। Fourth, errors are still possible. Although the system helps in checking accuracy, trial balance does not detect every type of accounting error. डबल एंट्री सिस्टम होने के बावजूद एरर्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है, और जैसा हमने ट्रायल बैलेंस में देखा, कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस के एग्री होने के बाद भी रह सकती है। Not suitable for every small business. For very small businesses with limited transactions, maintaining a complete double entry system may sometimes be unnecessary और costly. बहुत छोटे बिजनेसेस में जहां ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं वहां कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करना कभी कभी अननेसेसरी और कॉम्प्लिकेटेड या कॉस्टली हो सकता है। अब तक हमने समझा ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंट्स कितने टाइप के हैं, उनके रूल्स क्या हैं और डबल एंट्री सिस्टम यूजफुल क्यों है। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो पूरे अकाउंटिंग सिस्टम की फाउंडेशन को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है, और वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एक सवाल, अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर उसका इफेक्ट कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारा एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल का रिलेशनशिप शो करता है। अब बेसिक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज।
अब हम इन तीनों टर्म्स को समझते हैं। एसेट्स, थिंग्स ओन बाय द बिजनेस दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। एसेट्स मतलब बिजनेस की वो रिसोर्स जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है और जिन्हें बिजनेस ओन या कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में, ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज इक्वल टू कैपिटल। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? अमाउंट ओन बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। लाइबिलिटीज वो अमाउंट है जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल लोन, क्रेडिटर्स। अब पूरे टॉपिक को एक फ्लो में देखते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले तीनों गोल्डन रूल्स एक बार फिर से बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर ये तीन रूल्स आपके माइंड में क्लियर हैं तो अकाउंटिंग की एंट्रीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग में शुरुआत में डेबिट और क्रेडिट देखकर कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। आप जितना ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अकाउंटिंग को याद करने की कोशिश मत कीजिए, पहले ये सोचिए ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या है। बस यही सवाल आपको सही आंसर तक लेके जाएगा, और एग्जाम के लिए भी यही सबसे पावरफुल तरीका है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, रूल समझो और फिर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन आपका आंसर निकालने का तरीका नहीं बदलता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने आज तक अकाउंटिंग को डिफ़िकल्ट समझा है तो आज से एक काम कीजिए, अकाउंटिंग से डरना बंद कीजिए और उसे समझना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ।